Bismillahirrahmanirrahim. Students, I'm here with a new video on the concept of economic value added. I have other videos on this topic. The links of those videos are in descriptions. In this video, I will explain what accounting adjustments are made while calculating economic value added. For understanding of the adjustments, watch my video till end, like it and share with others. For more conceptual videos on strategic management accounting, subscribe my channel and press the bell icon. Let's start our discussion. What adjustments we made for the calculation of economic value added? First of all, we make certain adjustments in assets. The objectives of operating conversion is to eliminate all non-operating assets such as real estate and non-operative plants. एसेट्स बेसिकली टोटल एसेट्स जो कि बैलेंस शीट पे शो होते हैं, उनमें हमारे पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं जो कि नॉन ऑपरेटिव एसेट्स होते हैं, विच आर नॉट बीइंग यूज्ड इन द ऑपरेशंस ऑफ द डिवीजन और इन द ऑपरेशंस ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कंपनी. सो ऑल दोज एसेट्स विच आर नॉन ऑपरेटिव एसेट्स, उसको हम लोग जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं और सिर्फ ऑपरेटिंग एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं. सेकंड जो एडजस्टमेंट हम करते हैं दैट आर लीजिंग एडजस्टमेंट्स. लीजिंग बेसिकली दो तरह की होती हैं. वन इज ऑपरेटिंग लीज एंड द अदर वन इज फाइनेंशियल लीज. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इन दोनों को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डिफरेंटली ट्रीट करने का हमें बताती हैं. इन ऑपरेटिंग लीजेस वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दोज एसेट्स as owned assets, or that's why we didn't write those assets in our balance sheet. That's why our figure of operating assets is not correct, because we are using those assets in our operations. For example, हमने एक ट्रक लीज पे कराया हुआ है. वो ट्रक जो है वो हम लोग इस्तेमाल तो कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस में फॉर द डिलीवरी, फॉर द फॉरवर्डिंग ऑफ गुड्स एंड मटीरियल्स, लेकिन हम लोग उस एसेट को अपने टोटल एसेट्स के अंदर शामिल नहीं करते बिकॉज दैट एसेट इज ऑन ऑपरेटिंग लीज. तो इसलिए हम लोग उसको जब अपने एसेट में इंक्लूड नहीं करते हैं तो हमारे एसेट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं. हम अपने एसेट्स को प्रॉपरली नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने एक एसेट जो कि हम यूज भी कर रहे हैं लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से उसको हम अपने बैलेंस शीट में नहीं लिख पा रहे हैं. तो इसलिए हमारे जो टोटल एसेट्स की अमाउंट है वो अंडरस्टेटेड होती है. उसकी एडजस्टमेंट हमें करना पड़ती है क्योंकि हमें ऑपरेटिंग लीज के ऊपर जो एसेट्स होते हैं वो चूंकि हमें ओन्ड नहीं होते हैं. मैं दोबारा बता देता हूं. Basically, there are two types of leases. One is operating lease and other is financial lease. In operating lease, we recognize only expense of that asset which we use in our operations. हमने समझ लें कि वो एसेट एक रेंट पे लिया हुआ होता है और हर साल हम उसका एक रेंट पे करते हैं. But we didn't recognize those asset as owned asset in our balance sheet. हम उसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स के अंदर नहीं लिखते. This treatment creates a problem. This treatment is according to accounting standards, because accounting standard हमें कहता है कि आप अपने ऑपरेटिंग एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट के एसेट्स में नहीं लिखने हैं. This treatment of accounting creates a problem of understatement of operating assets. So to resolve this problem, we make adjustments of operating leased assets. So operating leased assets are added in our operating assets so that we may have exact amount of assets which we are using in our operations. Plus इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं उनको भी हम लोगों को एडजस्ट करना जरूरी होता है. जैसे कि हमारी करंट लायबिलिटीज हैं, तो करंट लायबिलिटीज इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं. जैसे हमारे अकाउंट्स पेएबल हैं या हमारे जो हैं वो आप समझ लें कि जो डेफर्ड टैक्सेस होते हैं जो कि हम लोगों ने इसी साल में पे करना होते हैं,
या इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो सकती हैं जिनके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। तो उन इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को भी हम क्या करते हैं, अपने एसेट्स के अंदर एडजस्ट करते हैं कि सो दैट वी गेट एडजस्टेड अमाउंट ऑफ एसेट्स। और ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही होता है कि हम उन तमाम एसेट्स को रिकॉग्नाइज करें व्हाइल कैलकुलेटिंग आवर परफॉर्मेंस मेजर जो हम लोग ऑपरेशंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Then another one is a tax adjustment. In our residual income calculation, we take operating income. But here in calculation of economic value added, we will use after tax income. हम यहाँ पे tax adjustment करते हैं. Tax conversion constitute the adjustment for tax expenses. The tax savings effect for debt has to be considered. और जो डेट के ऊपर टैक्स सेविंग हो सकती हैं उनको भी हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग टैक्स की एडजस्टमेंट्स करते हैं तो उससे हमारे पास आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आ जाता है। वी पे इंटरेस्ट ऑन द डेट एंड द इंटरेस्ट ऑन डेट इज the recognized expense by the tax department. We deduct our interest as an expense from our operating incomes. तो उनको operating income को भी हम लोग फिर adjust करते हैं for calculation of our adjusted income, और उसके लिए फिर हम लोग टैक्स की एडजस्टमेंट्स करते हैं, और टैक्स की एडजस्टमेंट्स करते हुए हम लोग टैक्स सेविंग ऑफ डेट को भी कंसीडर करते हैं। सो फर्स्ट टू फिगर्स आर एडजस्टमेंट्स इन एसेट्स एंड नाउ दीज आर एडजस्टमेंट्स इन इनकम स्टेटमेंट एंड इनकम। Then the last one is capitalized cost adjustments. हम कुछ expenses ऐसे करते हैं जिनका benefit हम एक से ज्यादा साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो expenses की example हो सकती है जैसे advertisement expenses है, हम advertisement campaign चलाते हैं और उसका benefit हम 3 साल 4 साल 5 साल ले सकते हैं। तो वो जो कैपिटलाइज एक्सपेंस है उसको हम लोग 4 सालों पे डिवाइड कर सकते हैं। अब अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें इजाजत देते हैं कि हम उस एक्सपेंस को एक ही साल के अंदर माइनस कर लें, एक ही साल में एडजस्ट कर लें। तो इस तरीके से हमारी जिस साल में वो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस होते हैं उस साल की इनकम कम नजर आती है, और उस इनकम के कम नजर आने की वजह ये होती है कि हम लोग इस टोटल खर्चा जो हमने 4 साल के बेनिफिट के लिए किया है वो हम एक ही साल में एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर देते हैं। उसका इम्पैक्ट ये आता है कि हमारी उस साल की इनकम कम हो जाती है और अगले सालों की इनकम डेफिनेटली जो फॉलोइंग ईयर्स होंगे उनकी इनकम ज्यादा नजर आएगी। तो इस चीज को क्या करेंगे कि हम अपनी इनकम में एडजस्टमेंट्स करेंगे अपने कैपिटलाइज्ड कॉस्ट की, और उसके बाद हम अपनी एडजस्टेड इनकम निकालेंगे, और इसी कैपिटलाइज कॉस्ट की जो फिगर्स हैं उनकी एडजस्टमेंट्स हम अपने ऑपरेटिंग एसेट्स के अंदर भी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसको एज अ कैपिटलाइज्ड एसेट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ होगा, हमने उसको एज एन एक्सपेंस लिया हुआ होगा, इसलिए हम लोग उसकी भी ट्रीटमेंट जो है वो इस इनकम को एडजस्ट करने के लिए करेंगे। एक्सपेंसेस होते हैं जो कि फ्यूचर अर्निंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए या इंकरेज करने के लिए होते हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस हैं, जैसे गुडविल हैं, जिनको हम लोग जो है वो एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर देते हैं एक ही साल में, और उनको हम फर्दर ईयर्स के अंदर जो है वो कंसीडर नहीं करते हैं। तो उन्हें हमें कैपिटलाइज्ड करने की जरूरत होती है। हमें उनको जितने साल हमने उनका बेनिफिट लेना होता है उतने साल पे हमें डिवाइड करने की जरूरत होती है, ताकि हम लोग जो है वो हर साल अपनी इनकम को करेक्ट कर सकें और अपने एसेट बेस को भी एडजस्ट कर सकें। सो दीज आर सर्टेन एडजस्टमेंट्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड।